Hello everyone. So today we are going to discuss about preamble based MCQ. पिछली वीडियो में हम लोगों ने preamble के बेसिक के बारे में, स्वरूप, ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था. ओके, तो इस वीडियो में हम लोग इसके MCQ के बारे में डिस्कस करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स बिगन. तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17. निम्नलिखित में से कौन सा सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 को. इसके अंदर 3 बातें ऐड की गई थी संविधान के अंदर कि समानता, पंथनिरपेक्ष और अखंडता. तो इसका उत्तर हमें मिल जाता है अखंडता, डी. देन 18 क्वेश्चन कौन सा था? निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो मूल अधिकार नहीं है, 9th शेड्यूल नहीं है, DPSP नहीं है. तो इसका आंसर है प्रस्तावना. ओके, तो हम लोग इनके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या है. बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमारे संविधान के भाग 3 में दिया हुआ है. ओके, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बारे में इसका उल्लेख किया गया. दूसरी बात यह है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है इसको मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा. ओके, क्या फंडामेंटल राइट जो है अमेंडेबल है? इसका उत्तर है यस, अमेंडमेंट इसमें किया जा सकता है. ओके, फिर बात आती है 9th शेड्यूल की. 9th शेड्यूल क्या है? ये 9th शेड्यूल बेसिकली लैंड रिफॉर्म, जमींदारी जो प्रथा थी ना, और इसके कुछ रिफॉर्म्स के बारे में लाया गया था. बट ये जब अनुसूची लाई गई थी तो बहुत सारे विवाद खड़े हुए थे. विवाद का कारण क्या था कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कोई भी कानून को अगर इस 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है तो उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, कोई भी न्यायालय इस सूची के अंतर्गत हस्तक्षेप नहीं करेगा. बट 1973 में केशवानंद भारती केस आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया. 93 में केस आया था केशवानंद का. ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि 24 अप्रैल 1973 के पहले 1973 के पहले अगर कोई भी कानून इस सूची के अंदर डाला गया था तो उसमें उच्चतम न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी. लेकिन इस डेट के बाद, मतलब 24 अप्रैल 1973 के बाद, संसद द्वारा या विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई भी नीति, कोई भी कानून अगर इस अनुसूची में डाला जाता है तो वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा. ओके, तो ये था 9th शेड्यूल का किस्सा. अब आती है बात DPSP. DPSP के बारे में देखते हैं कि ये भाग 4 के अंदर उल्लेखित है और संविधान के आर्टिकल जो है, आर्टिकल 36 से लेकर 31 तक इसका उल्लेख देखने को हमें मिलता है. तो इसका उत्तर हमें मिल गया भारत की प्रस्तावना. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया. ये तो वेरी इजी क्वेश्चन था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत माना जाता है सार्वभौमिकता. इसका उत्तर है ए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो हमने डिस्कस किया था हमारे जो संविधान है उसके अंदर 3 प्रकार के जस्टिस हैं. जस्टिस कौन कौन से थे? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल. इसमें कोई धार्मिक जस्टिस के बारे में नहीं दिया गया था. तो इसका उत्तर आ जाएगा, इसमें लिखा उल्लेखित नहीं है, ध्यान रखना, नहीं है पूछा है इसके अंदर, नहीं है पूछा है. तो इसका उत्तर आ जाएगा धार्मिक. ओके, और जस्टिस हमने किस से लिया था, किस देश से लिया था? ये हमने लिया था रूस से. रूसी क्रांति आई थी ना, कब हुई थी रूसी क्रांति? 1917 में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उसका उत्तर मैं बता देता हूँ. उसका उत्तर क्या है? उद्देशिका. उद्देशिका को बोलते हैं भारतीय संविधान की आत्मा. अब इसमें एक नया पॉइंट ये जुड़ा है कि ये क्या होता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार. इसके बारे में जानते हैं. भारतीय संविधान के भाग 3 में हमने फंडामेंटल राइट देखे थे. भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में उल्लेख किया गया है. इसका एक आर्टिकल है, आर्टिकल 32. इसमें संवैधानिक उपचार के बारे में बताया गया है, यानी कि व्यक्ति के, नागरिक के अधिकारों के हनन होने पर
उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय भी एक रीट जारी करती है, जिसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं। इससे क्या होता है कि जो नागरिक होते हैं ना, उसके अधिकारों का संरक्षण होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23rd। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारत संविधान के मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो बेरुबारी केस आया था 1960 में, ठीक है, 1960 में आया था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि संविधान का भाग नहीं है उद्देश्य का। ओके, फिर आया 1973 में एक केशवानंद भारती केस। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्वीकार किया कि उद्देश्य का भारतीय संविधान का भाग है और इसमें अमेंडमेंट भी किया जा सकता है। ओके, इसके अंदर इसे मूल जो स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, मूल स्ट्रक्चर का जो ये है मौलिक स्ट्रक्चर, ये भी माना, लेकिन इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है और इस स्तर तक किया जा सकता है जहाँ पर इसके बेसिक स्ट्रक्चर को हानि ना पहुँचे। ओके, अब क्वेश्चन आते हैं 24वें। भारत के संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय हैं? न्याय के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, 3 प्रकार के न्याय हैं। अब बात आती है 25th क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, यानी रिफ्लेक्ट करता है? ओके, तो इसका उत्तर है संविधान की प्रस्तावना। हमने वैसे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और के बारे में डिस्कस कर लिया। और संसद के बारे में आप लोगों को पता ही है, 3 लोगों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26। भारत संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया? तो आप लोगों को पता होगा कि स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की बात की गई है। मतलब 5 टाइप्स के स्वतंत्रता, लिबर्टी 5 टाइप की बता रखी है। ओके, तो इसमें कौन सी नहीं है? ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन धर्म की स्वतंत्रता नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे 27। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? इसका उत्तर है बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट केस है, इसको याद रखना। अब आता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सामाजिक समानता संविधान का में प्रतिभूत नहीं है, ये गलत है। देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी, गलत है। अगर होती तो संविधान में डालने की जरूरत थी क्या थी? ओके, अब आती है बात थर्ड, सामाजिक समानता संविधान में प्रतिभूत है। इसका उत्तर है सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं 29। निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? मतलब धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब क्या होता है? मैंने जो इसकी कॉन्सेप्चुअल वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया है कि धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे की टेरिटरी में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं है। ओके, ये इसकी बेसिक एक डेफिनेशन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा? तो उसका उत्तर है के.एम. मुंशी। ओके, तो ये हमारी डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म होती है। तो थैंक यू फॉर